हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो पेंडिंग और थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, एलोबरेट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आपको एलोबरेट करना है, मतलब आपको उससे एक्सपैंड करके आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे आंसर 3, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर का क्या कहना है वो आप पहले उसकी मीनिंग लिखोगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली आपको है ना बंदे से, एम्प्लॉय से क्या करवा के लेना है, ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स मतलब कंसिस्ट मतलब इंक्लूड्स, तो आपको लिखना होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मैन टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग, और फिर देखना इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट, वो अपने बेस्ट लेवल पे कर रहे हैं, एंड द चीपेस्ट मैनर में, चीपेस्ट मैनर मतलब एकदम कम भाव में, चीपेस्ट मैनर में वो कंप्लीट कर रहे हैं टास्क को। तो ये फ्रेडरिक का कहना है साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब consists of knowing what you, that is management, want man to do exactly and seeing it that they do it in the best and cheapest manner, एकदम सस्ते भाव में, cheapest manner में, और अच्छे से अच्छा वो कैसे काम को कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फ्रेडरिक टेलर के जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उनको वन बाय वन हम एलोबरेट करेंगे। तो फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज फॉलोज। तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पे मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड उसको नहीं यूज़ करना है, जो पहले से बने हुए हैं रूल्स उनको फॉलो कर लेना है। तो इन ऑर्डर उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, अगर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो द रूल ऑफ थंब, जो रूल ऑफ थंब मेथड है, शुड बी सब्सटीट्यूटेड विद द मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, मेथड्स डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क्स। अब किसी भी टास्क का, काम का, उसका साइंटिफिक आपको स्टडी करना है, एनालाइज करना है उसको, और फिर है ना उसको आपको टास्क को एकम्प्लिश करना है, कंप्लीट करना है। तो रूल ऑफ थंब के जगह पे आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ करना है, मतलब आपको ट्रायल एंड एरर को आपको अवॉइड करना है। तो टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क, छोटे से छोटे काम के लिए आपको साइंटिफिक मेथड अप्लाई करना है। इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, एक जॉब को, किसी भी टास्क को, किसी भी काम को बेस्ट वे में परफॉर्म करना आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि आप ट्राई करते हो और ट्रायल करते हो और फिर जब एरर फाउंड करते हो उसमें, तो उसको फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, टेलर का कहना है। आप उसका साइंटिफिक एनालिसिस करो और फिर टास्क को कंप्लीट करो, उसको परफॉर्म करने के लिए आप अपना बेस्ट वे सिलेक्ट करो। देन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, जो सीलिंग दी हुई है, एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। मैनेजर को बताना है कि भाई कितने समय में काम को कंप्लीट करना और कितना आउटपुट आना चाहिए, सो दैट टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी सेव्ड। तो उससे क्या होगा, समय भी बचेगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एनर्जी भी सेव होगी। एंड एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट इज अचीव्ड, एंड जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है, वो भी अचीव करने में हेल्प होगी। नाउ टेलर बिलीव्स दैट, टेलर बिलीव करता है दैट इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, इवन जो छोटे से छोटी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, लाइक लोडिंग आयरन शीट्स को लोड करना इनटू बॉक्स कार्स में लोड करना, कैन बी साइंटिफिकली प्लान, उसको हम साइंटिफिकली प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेलर बिलीव्स दैट इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी, छोटी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्स कार्स, कैन बी साइंटिफिकली प्लान। तो ये डिपेंड करता है मैनेजर पे कि वो किस तरीके से प्लान आउट करता है अपनी एक्टिविटीज़ को, बाय नॉट यूजिंग रूल ऑफ थंब बट यूजिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट पॉलिसीज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे हार्मनी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल,
देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच में है ना एक बिलोंगिंगनेस किस तरीके का कि है ना, मैनेजमेंट को ऐसे होना चाहिए, दे विल टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ विल टेक केयर ऑफ मैनेजमेंट इन रिगार्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में फ़ायदे के लिए वो दोनों का टारगेट क्या होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उनको अचीव करने में एक दूसरे के साथ वो कॉर्पोरेट करे, हार्मनी, वो कोऑपरेट करते हुए स्मूथली वो टास्क को कंप्लीट करे। तो दिस विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग, उससे क्या होगा कि है ना उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, झगड़ा है, फाइट है, मतभेद है, वो पैदा नहीं होंगे। एंड देयर शुड बी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके व्यूज़ के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। एंड इट विल हेल्प टू क्रिएट हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, ये हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल, दैट इज सक्सेस, सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशन को भी है ना एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना है कि वो उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे ग्रो करेंगे, वो फाइनेंशियली, और वो उनकी कैसे ग्रोथ होगी, तो उसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान होना चाहिए। दे शुड थिंक ऑफ दैट एज वेल, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी, और साथ साथ में एम्प्लॉयज़ को भी कंटेंट रह के और अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, उनका टास्क कंप्लीट करना चाहिए। तो एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ ही पॉसिबल होता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी डिस्कॉर्ड, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन की जब बात आती है तो टेलर ने एक ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड। ये क्या है, आपका जो एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ का एंड मैनेजमेंट का, एक दूसरे के प्रति जो उनका देखने का भाव होता है वो चेंज होना चाहिए, उनके एटीट्यूड में चेंजेस आना चाहिए। एक दूसरे के बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों ही है ना इक्वली इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, और मैनेजर के बिना हैंडल कौन करेगा, तो दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन, उनको फुल कोऑपरेशन देना चाहिए एक दूसरे को फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इन सिंपल हम बोलेंगे कि उन्हें इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं सोचना है, दे डोंट हैव टू थिंक फॉर इंडिविजुअल वेलफेयर, दे हैव टू थिंक फॉर ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर। ओवरऑल वेलफेयर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हुए काम करेंगे तो सब स्मूथली होगा। सो दिस विल हेल्प, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर प्रॉफिटेबल, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट तो एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट को ही मिलना है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे वही पॉइंट आ गया फिर से कि इंडिविजुअलिज्म के बारे में, मतलब अकेले के बारे में नहीं सोचना है, अकेले का फायदा अकेले वैसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कॉर्पोरेशन होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस मतलब ये फोर्स करता है, ये इम्पैक्ट डालता है ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन, एक दूसरे का कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। ड्यू टू कॉपरेशन क्या होगा, ट्रस्ट पैदा होगा, टीम स्पिरिट पैदा होगी, इंटरनल कंपटीशन जो होती है विल टर्न इनटू, जो कंपटीशन है वो कंपटीशन अराइज जरूर होगी लेकिन वो है ना हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट की तरह अराइज होंगे, वो वहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं होगा, काम जो होगा वो एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव रहेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। नाउ मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशंस गिवन बाय एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजर्स को है ना सजेशंस एक्सेप्ट करने चाहिए एम्प्लॉयज के भी, जो एम्प्लॉयज सजेस्ट करते हैं कुछ तो वो उन्हें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर तरीके से जो एम्प्लॉयज है ना वो इन ऑर्गेनाइजेशन के मेन इंटीग्रल इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेंटर पार्ट, एक हार्ट बोलते हैं ना हम, धड़कन के जैसे होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो एम्प्लॉयज उसी तरीके से ट्रीट किए जाने चाहिए कि हर आपके बिना ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। एक उनके लिए भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है एम्प्लॉयज का भी, तो उनको वो सब रेस्पेक्ट और उनको हर रेस्पेक्ट में हर तरीके से उनको उनके फायदे के बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज को भी एम्प्लॉयज शुड
रेजिस्ट देमसेल्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स, वो लोगों को फिर है ना फ्रिक्वेंटली स्ट्राइक्स पे जाना और कंपनी का नुकसान करना, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करना, ये नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में। एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स, और बिना मतलब की डिमांड्स भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी होगी, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी होगी, वो उतना ही पे कर पाएंगे, राइट। तो वहाँ पे और ज़्यादा डिमांड भी नहीं होनी चाहिए। सो दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के दो पिलर है करके, जैसे बिल्डिंग पिलर्स पे खड़ी होती है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के से बने हुए पिलर्स के ऊपर ही खड़ी होती है। अगर वो एक भी हिल जाए, अगर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करेगी। तो है ना, एम्प्लॉयज़ को भी सोचना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड मैनेजमेंट को भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। तो मतलब म्यूचुअली उनका है ना इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब खाली अपने बारे में सोच रहे बाकी गए भाड़ में, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देन नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे डिवीजन मतलब आप अलॉट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट देना, अलॉट कर देना। तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी ऑलवेज बी एक्कम्पनीड विथ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में जब वो डिवीजन ऑफ वर्क होता है, काम बांटा जाता है, डिवाइड होता है, तो वो सही ढंग से होना चाहिए। जितने भी मेजर प्लानिंग है वो है ना टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी को करनी चाहिए। मेजर प्लानिंग जो होती है, इनिशियली जो प्लानिंग करते हैं, वेयर एज एम्प्लॉई हैं आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। और एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को अपने काम पे उनको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो प्लानिंग है उसके हिसाब से किस तरीके से काम करना है, काम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उस पर उनका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, मतलब उनको उनकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। सो द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देयर सुपरवाइजर्स। और एम्प्लॉयज़ को उनको जिस तरीके से उनके सुपरवाइजर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, उसी के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब उनको अपना काम कंप्लीट करके देना चाहिए। नाउ मैनेजर्स शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज करना चाहिए, गाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। मैनेजर हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, डिफिकल्टी होती है एम्प्लॉय को, तो मैनेजर उनको एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली मैनेजर के लिए भी मैनेजर भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, एंड एम्प्लॉयज़ भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। Then next is development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में बात करें तो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मेन कोर, हम बोलते हैं ना इंटीग्रल पार्ट, कोर पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर वो स्ट्राइक पे चले जाए, अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाए, तो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कुछ नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी तो डाउन ही होने वाली है। वो प्रॉफिट मेकिंग से है ना लॉस मेकिंग कंपनी भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ पे, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू ए ग्रेट एक्सटेंट। अगर उनके एम्प्लॉयज़ अच्छे स्किल्ड है, कैपेबल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कोई नहीं स्टॉप कर सकता। सो दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसीलिए है ना समय समय पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज किए जाने चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है, wherever it is necessary, and ultimately are very essential and it ultimately, उससे क्या होगा अल्टीमेटली है ना जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। देन ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, हर एक एम्प्लॉय को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके उनकी स्किल के हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए। मतलब राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एट राइट प्लेस टू अटेंड ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी को अटेंड करने के लिए मतलब अचीव करने के लिए, टू अचीव मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए उन्हें ग्रेटर एफिशिएंसी के लिए भी उन्हें क्या करना होगा, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड होनी चाहिए, उनके लायकियत के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को काम मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये जो 6 पॉइंट्स हैं वो एलोबरेट करने होंगे जब भी आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट
के प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जस्ट एक शॉर्ट इस तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ आपको स्टार्ट करना है, एंड आपको चाहिए तो लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन, आप ओवरऑल कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स गुड एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट एंड देयर कोऑपरेशन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, आई होप आपको समझ में आया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे दिया है कि एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, नेचर मतलब फीचर्स क्या है। तो आंसर फॉर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज के बिहेवियर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स किससे बना हुआ है, आर फॉर्म्ड टू गाइड, ये बनाया गया है कि गाइडेंस प्रोवाइड कर सके एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हुए ग्रोथ कर सके हम ऑर्गेनाइजेशन की। सो दीज प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट मतलब प्रेशर देते हैं, इफेक्ट डालते हैं ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो focus on best coordination between superior, subordinates and all the members of organization। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किस पे फोकस देते हैं, किस पे लाइट डालते हैं, दिस पुट लाइट ऑन द बेस्ट कोऑर्डिनेशन की है, अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सुपरवाइजर के बीच में, उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में, और जितने भी है ना ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं मेंबर्स हैं उन सब के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उससे क्या होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, मिनिमम वेस्टेज हो जाएगा, वी कैन मिनिमाइज द वेस्टेज जब अच्छा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे का। तो यहाँ पे अभी नेचर की हम बात करें तो द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज एज एक्सप्लेन, नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यूनिवर्सल होते हैं नेचर में। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है इसे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। वो कोई भी साइज और नेचर के हो, जितने भी यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एक्टिविटी हो, प्रोग्राम हो, छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी ये है ना प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बर्थडे पार्टी हो, वेडिंग हो, घर में छोटी सी किट्टी पार्टी हो, तो उसके लिए भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। देयर रिजल्ट्स में वैरी, उनके रिजल्ट्स में चेंजेस हो सकते हैं, वैरी मतलब चेंजेस, एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाइड, एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं जिस तरीके की एक्टिविटी उस हिसाब से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नेचर में फ्लेक्सिबल होते हैं। बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, सुटेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हर एक लेवल, मैनेजमेंट के हर एक लेवल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अभी जनरल गाइडलाइंस, सेकेंड है नेचर जनरल गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन को टैकल करने के लिए, मतलब उसको हैंडल करने के लिए, टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइजली, समझदारी के साथ, एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, और उसके साथ ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी यूज में ला सकते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। दे आर नॉट रिजिड, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, आपको जैसे जैसे आपका प्रोग्राम है, जैसा आपको कंप्लीट करना है कोई टास्क, उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको फ्लेक्सिबल है ये नेचर में। विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन के हिसाब से होता है, साइज, ऑर्गेनाइजेशन की साइज कैसी है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो बिजनेस के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, जब हम है ना फेयर मतलब हम यहाँ पे गोरे कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सही, फेयर मतलब सही, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी,
देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर। तो ये जो फेयर टर्म है ये भी है ना अलग अलग हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स की सैलरी। सपोज एक बंदा रिलायंस में काम कर रहा है एंड दूसरा बंदा एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो रिलायंस में काम करने वाले बंदे के मैनेजर की सैलरी, आप है ना छोटे से फर्म में काम करने वाले मैनेजर की सैलरी, उनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करता है फाइनेंशियल कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन कितने स्ट्रांग है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है सैलरी, उनकी रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। तो वी से फेयर रेम्यूनरेशन, देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर, नेचर के हिसाब से वेरी होगा, चेंज होगा, एंड साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साइज कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से भी होगा। देन कमिंग टू द थर्ड वन, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे हमको प्रिंसिपल्स मतलब ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस वो तैयार करनी होगी। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली, समय समय पर इसमें है ना चेंजेस आए हैं, रिसर्च होके इसमें एडिशंस हुए हैं, सब्ट्रैक्शन हुए हैं, तो डेवलपमेंट आया है इनमें विथ थ्रू रिसर्च वर्क, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, सो द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स आर प्रैक्टिस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, एंड देन द प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड, और फिर प्रिंसिपल्स उसमें से मतलब जो गाइडलाइंस है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो गए। लॉ, ये प्रिंसिपल्स मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो गाइडलाइंस, लॉ वो तैयार हो गए। तो मतलब ट्रायल एंड एरर में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे है फोर्थ वन, फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये है ना नेचर में फ्लेक्सिबल है, इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये रिजिड टाइप के नहीं है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिजिड बाय नेचर, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, तो मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स बना दिए वही आपको एंड तक फॉलो करने हैं, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स, और जब हम प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करें, मतलब हम जब यूज़ करें इन प्रिंसिपल्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब इनको यूज़ किया जाता है उस समय पर वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सूटिंग टू द रिक्वायरमेंट, टू सूट द रिक्वायरमेंट हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो द बिजनेस सिचुएशंस कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि हर एक फर्म का अपना अपना यूनिक प्रोग्रेस होता है, यूनिक ग्रोथ होता है, राइट। तो वो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म कि है ना उनको किस तरीके का उनको मॉडिफिकेशंस लाना है, बिजनेस में क्या चेंजेस चाहिए उनको प्रिंसिपल्स यूज करने के पहले, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज करने के पहले। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, उनकी नीड के जरूरत के हिसाब से हम उनको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, बिहेवियरल इन नेचर। फिफ्थ वन, बिहेवियर, नेचर के हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी, एक अकेले बंदे का काम नहीं है, ये अकेला कोई बंदा कोई बिजनेस नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। तो मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स, मिलकर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर इसको रन करते हैं, गोल अटेन करते हैं, जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का है, जो एम उन्होंने रखा है वो अचीव करते हैं, वो मिलकर करते हैं, तो यहाँ पे टीम वर्क होता है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइंड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन पे असर डालने के लिए, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको उन पे इम्पैक्ट डालने के लिए उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उसके बाद में ही यहाँ पे प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। दीज प्रिंसिपल्स कंट्रोल ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर को हेल्प करेंगे कि उन्हें है ना कैसे ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कंट्रोल में भी रखना है, लिबर्टी देते हुए कंट्रोल में रखना है, और किस तरीके से वो जो गोल है अचीव करना है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको कैसे वो अचीव कर सके।
नेक्स्ट 6th वन यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उसका ये नींव है, नींव बेस है। जैसे किसी बिल्डिंग बनाने के लिए बेस बनाया जाता है, वैसे यहाँ पे नींव है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दे डिटरमाइन द कॉज, ये है ना कारण, कॉज मतलब कारण, और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट कि उसका क्या असर होगा, उसका कारण भी ये डिटरमाइन कर लेते हैं, मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। अगर हम है ना एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा देते हैं तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है और सैलरी बढ़ा दी, मतलब कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गई है और हम सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो पेमेंट कहाँ से करेंगे, उसका असर क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा फर्म पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, अच्छा वेजेस अगर दे रहे हैं, एंड इंसेंटिव्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स। हाँ, फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं हम है ना अच्छा पेमेंट देंगे, हम इंक्रीमेंट देंगे, इंसेंटिव देंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को, और ऑटोमेटिकली हमारी जो आउटपुट, जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी, और हम है ना अच्छी सी है एडवर्टीजमेंट देंगे जिससे हमारा सेल ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो फिर वो बात बन सकती है। तो वो सोच के बनाया जाता है कि हाँ हमारा ग्रोथ तो स्लो हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, अगर वेजेस नहीं इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयज़ काम कैसे करेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं बनेगा कि इस साल कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, हम एडवर्टीजमेंट, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट भी दे देंगे, फिर उसके बाद में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे एक नेचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। मतलब हम उसको है ना सोच सकते हैं, लीगली सोच सकते हैं, रैशनली हम सोच सकते हैं कि क्या इसका असर होगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट, 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उन सबका इक्वल अपने जगह पे अपना एक इक्वल इंपॉर्टेंस है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए तो और स्मूथली फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दोज आर टू बी प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली। कुछ कुछ है ना एक साथ रन करते हैं, मतलब पैरेलल चलते हैं, टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं, प्री डिफाइंड हम बोलते हैं पहले से हमने गोल रखा हुआ है कि हाँ इस साल हमारा टर्नओवर 30 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, तो ये प्री डिफाइंड गोल हुआ। तो इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर, अगर कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड, और दूसरे प्रिंसिपल्स को हम नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर क्या होगा, देन इट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्टिविटी है, उन सब पे असर होगा। मतलब हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हर एक को हमको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर है आपको लिखना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये चैप्टर का, वो मैं कवर अप कर दूंगी। और थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा लिंक को। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।